नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष डिजिटल। मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। मेरे साथ हैं अभी इस वक्त, उनका चेहरा शायद ही नरपतगंज विधानसभा में परिचय का मोहताज होगा। यह है प्रभात यादव जी। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और एक बार मुखिया से चुनाव भी लड़ चुके हैं और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे साथ इनसे हम चर्चा करेंगे नरपतगंज के विभिन्न मुद्दों पर और क्यों नरपतगंज अब भी कई मामलों में पिछड़ा है, इस पर चर्चा करेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जी। जी धन्यवाद आपका। नरपतगंज की मूलभूत समस्याएं क्या है? मूलभूत समस्याएं यह है कि हमारा नरपतगंज विधानसभा सदियों से कैंसर, हृदय रोग और काला पानी की सजा, वो जो बीमारी में परिवर्तन हो जाती है और अन्य तरह के कई बीमारियां हैं जो कि यहाँ के दूषित पानी की वजह से होता है। आज आप यहाँ का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, नरपतगंज विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम लोग कई बार कोसी सीमांचल में एम्स की मांग कर रहे थे जी। कई बार आंदोलन भी किए, दर्जनों बार आंदोलन किए। इस बार आप विधानसभा जो चुनाव है उसमें प्रत्याशी के रूप में आप उभर के आ रहे हैं सामने, ऐसा लहर है। तो आप राजनीतिक में क्यों आना चाह रहे हैं? आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, पंचायत चुनाव भी हार गए आप, फिर राजनीतिक में आने का क्या मकसद? इस उम्र में लोग अच्छा शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छी नौकरी की तलाश करता है, फिर आपको जहाँ तक बात आपने पहले की, आपने राजनीति को क्यों चुना, तो राजनीति को इसलिए हमने चुना क्योंकि अगर आप एक जनता का जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आपके पास पावर आता है और आप किसी भी मुद्दे पर कोई भी योजना को ला करके जो है जमीनी स्तर पर क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं और बिना पावर का कोई काम नहीं होता है। बिना पावर में रहते हुए भी कई सारा कोरोना में काम किया था, देखे थे सोशल मीडिया पे, बहुत सारा पोस्ट भी वगैरह भी देखे थे। तो वहाँ उस समय तो आप पावर में नहीं थे लेकिन काम किए। जी किए, ये बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। कोरोना काल में बहुत सारे पदाधिकारियों का भी सपोर्ट मिला था, कई मंत्री महोदय थे उनका भी सपोर्ट मिला था, बहुत लोगों का सपोर्ट था। जो कि कोरोना एक वैश्विक महामारी था और इनसे पूरा देश जूझ रहा था और हमारे कोसी सीमांचल के लोग भी बहुत इसमें जो हैं पीड़ित हुए थे, बहुत लोग मरे भी। बहुत लोगों को हम लोगों ने रात भर जग कर जो है कहीं ब्लड का उपलब्ध करवाया, कहीं एक इंजेक्शन आता था रेमडेसिविर, उनका उपलब्ध करवाया और तरह तरह की उसमें होती थी और सारा चीज़ हम लोगों ने उपलब्ध करवाया। तो अभी हमारा जो क्षेत्र है, मतलब आपका विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पे मक्का की उपज सर्वाधिक होती है जी। तो मक्का की उपज सर्वाधिक होती है लेकिन किसानों को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। इसके बारे में आप शायद पूर्व में भी लड़ाई लड़े थे जी, जिस पर केस भी हुआ था आप पे। हाँ, केस भी हुआ था। एक डीएसपी महोदय थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मेरे साथ गाली गलौज किए थे, जिसके बाद हमसे बहस हुई थी। तो हम भी किसी को छोड़ते नहीं हैं, अगर हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। और वो मेरे साथ बदतमीजी किए थे, गाली गलौज किए थे, इसीलिए थोड़ा नोक झोंक हुई, जिसके खिलाफ मतलब जिसके तहत मेरे ऊपर झूठी मुकदमा हुई, जबकि हमने परमिशन भी ले रखा था एमएसपी बढ़ाने के लिए, मतलब समर्थन मूल्य पर खरीदारी हो मक्का, धान, गेहूं का। इसी को लेकर के हमारा मांग था और हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। कब की बात है? ये 2019 की बात है। अभी 25 है। क्या अब तक आपका मांग को सरकार ने किसी भी एंगल से लिया? हाँ, मांग बढ़ी है, मतलब
जो मक्का 1600-1700 खरीदारी होती थी, उनका देख रहे हैं कि मांग बढ़ी है। हम लोग मतलब ये लड़ाई जो थी ये मतलब सिर्फ हमारे जिला भर ही सीमित नहीं रहा, कोसी सीमांचल तक ही ये आंदोलन सीमित नहीं रहा, ये राज्य सरकार तक गया, ये केंद्र सरकार तक बात गई। और अभी जो है वर्तमान में मक्का का फिर भी सरकारी रेट पर खरीदारी नहीं हो रही है, लेकिन किसानों को एक तरह से उनका ठीक ठाक मूल्य मिल रहा है। और मूल्य जो है यहाँ के दलालों जो होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो तय करते हैं और वही जो है सब कुछ कर रहे हैं। और हम लगातार मांग भी कर रहे हैं कि नरपतगंज में मक्का उद्योग केंद्र स्थापित हो और यहाँ पर सरकारी रेट पर जो MSP है उन पर खरीदारी होना चाहिए। अभी तो वैसे 2100 में खरीदारी कर रहे हैं ये बिचौलिए लोग, लेकिन क्या 2100 ही मूल्य है मक्का का। और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था नरपतगंज की कैसी? बहुत बुरा स्थिति है स्वास्थ्य व्यवस्था का। हमने आपको कहा कि एम्स के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एम्स कोसी सीमांचल के वजह वहाँ दरभंगा में बनवा दिए, वहीं पर सब कुछ अभी काम चल रहा है। हम लोगों का मांग जो है अधूरा रहा, कुछ नहीं हुआ इस पर। तो हम अभी भी सरकार से मांग करते हैं कि आप अगर एम्स नहीं दिए हैं तो एक एम्स के तर्ज पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवा दीजिए। जैसे पूर्णिया में है। जी, पूर्णिया में बड़ा अस्पताल बना है। जी जी। और अभी जो वर्तमान हालात है, जो गांव की हालात है, सरकारी योजनाओं की हालात है, क्या लगता है आपको? 100% जो प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, कई सारी योजना है, आवास योजना है, उसके बाद पेंशन योजना है, ठीक है, और फिर मुद्रा लोन योजना है, जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है। तो उसकी स्थिति कैसी है? लोगों को लोन मिल रहा है? मुद्रा लोन वगैरह हो गया, विश्वकर्मा योजना चला रही है। हाँ, सरकार देख रहे हैं कि ये उद्योग के तहत जो है काम कर रहे हैं। सरकार मतलब कुछ जगह पे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो धरातल पर काम होना चाहिए जमीनी स्तर पर, वे यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी नहीं होने देते हैं, यहाँ के नेता नहीं होने देते हैं, यहाँ के MP MLA नहीं होने देते हैं। और अभी फिलहाल जो है लघु उद्योग आया हुआ था, जिसके तहत जो है 2 लाख रुपया मतलब जो भी छोटा उद्योग वाले थे और जिनका आय 60,000 था, तो वैसे लोगों का चयन किया गया। हम इनके खिलाफ जो है जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक हैं अररिया के, इनके खिलाफ हम मोर्चा खोल रखे हैं और लगातार हमारी लड़ाई जारी है। और हम ये क्या कहते हैं, निगरानी विभाग में भी मामला दिए हैं, जिला उद्योग विभाग मतलब उद्योग विभाग से भी, पटना से भी हमको लेटर आया है। ये लोग क्या किया है, 2 लाख देने के बदले जो गरीब था, गरीब को लाभ नहीं दिया गया, जो अमीर था उनको चयन किया गया, क्योंकि RTPS काउंटर पर गरीबों का 60,000 70,000 का आय नहीं बन रहा है। जिसका पहुंच है, जो दलाल से मिलते हैं, उनका जो बन जाता है और उसी का जो है चयन हो जाता है। आप दिखा दीजिए, हम DM साहब से मांग किए हैं, जांच करवाइए आप, कितना गरीब को लाभ मिला है। एक भी गरीब नहीं है, सब अमीर है, सब मोटरसाइकिल से वहां जाता है, 4 व्हीलर से जाता है ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा, आप विधानसभा रिश्वत लेते हुए वीडियो भी आया है मेरे पास। अभी तो रानीगंज CO को आप लोग तो जानते ही होंगे कि उनका हुआ है, उनको माला पहना करके यहाँ से भेजा गया है। अब ये उद्योग विभाग के महाप्रबंधक हैं, इनको भी जल्द माला पहनाया जाएगा। इतने बड़े बड़े कामों में आप हाथ बढ़ा देते हैं, डर नहीं लगता है? क्यों डरेंगे? एक हैं वहाँ दिल्ली के हैं, दृष्टि IAS वाले, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, वो कहते हैं कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। तो हम किसी से आज तक डरे नहीं हैं। मैंने उनको, दिव्यकीर्ति जी सर को आप आदर्श मानते हैं? जी बिल्कुल, वो मेरे आदर्श हैं
विधानसभा चुनाव लड़ना है इस बार, किसी से बात हुई है, किसी पार्टी वगैरह से बात हुई है कि कोई टिकट देंगे आपको? किस टिकट पर लड़ेंगे? हाँ, पार्टी से बातचीत हुई है। नाम बताना चाहेंगे? नाम अभी रहने दीजिए, बताया जाएगा। हमारी बातचीत चल रही है और हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपका एक पोस्ट भी आ रहा था, माई बहन मान योजना का, तो आप प्रचारित कर रहे थे, जो राजद की घोषणा है, तेजस्वी ने की है, नेता प्रतिपक्ष ने, उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगता है राजद से आपकी कुछ बातचीत हुई क्या? नहीं, ये प्रचार की बात नहीं है। तेजस्वी जी एक अच्छे नेता हैं, बिहार के भविष्य हैं, और उन्होंने जो 17 महीना में कर दिखाया है वो आज तक बिहार में किसी ने नहीं किया। उनके साथ तो नीतीश जी भी थे ना? हाँ, नीतीश जी थे। नीतीश जी मानसिक रूप से बीमार हैं। उनको कई बार देखे होंगे आप लोग कि कभी जो है IAS के सर पर गमला रख देते हैं, कभी जो है मौन सभा में, श्रद्धांजलि सभा में ताली बजाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में आपके लिए सबसे बेहतर चेहरा कौन? तेजस्वी यादव। और भी कई सारे विकल्प है यहाँ पर। AIM भी यहाँ पर पांव पसार रही है। प्रशांत किशोर जी एक नया चेहरा है, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, उन सब की बात, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या आपका ख्याल है? प्रशांत किशोर जी राजनीतिक सलाहकार हैं। अब तो पार्टी बना लिया जनसुराज। अब बना लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको अभी समय लगेगा। राजनीतिक में आए हैं तो ठीक है, सभी को हक है, लोकतंत्र है, सभी को यहाँ पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप बाईकास्ट यादव है, यादव को लेकर के ही कहीं ना कहीं आप तेजस्वी यादव से टिकट की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है भैया, हम काम किए हैं। नरपतगंज यादव बहुल इलाका है, नरपतगंज। आखिर कब तक आप युवा है, जात पात की राजनीति से कब नरपतगंज बाहर निकलेगा? अरे यहाँ पर जात पात की बात मैं नहीं किया हूँ कभी, और न कभी करूँगा। नरपतगंज में यादव हैं, मुस्लिम हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, दलित हैं, महादलित हैं, सभी कास्ट के लोग हैं। और मेरा एक नारा है, एकता का राज चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एक संस्था भी चला रहे हैं आप, आजाद हिंद फौज के नाम से। जी, संगठन क्या है। क्या उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि हम लोग लगातार जमीनी स्तर पर कार्य किए हैं। हम नरपतगंज विधानसभा में प्रभात यादव की जनता दरबार भी स्टार्ट किए हैं, और मतलब लगभग महीने में जो है 200 से 300 केस आ जाते हैं। कभी किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है, कभी किसी को पटना दिल्ली में लिखवाना होता है। पटना IGMS हो गया, दिल्ली एम्स हो गया, तो सभी जगह हम लोग जो हैं उनके लिए खड़े रहते हैं। जहाँ तक प्रयास रहता है कि सभी का हर संभव मदद हो, और हम लोग हमेशा खड़े उतरने का काम भी करते हैं। नरपतगंज विधानसभा में चुनावी मैदान में कई सारे आपसे बड़े बड़े दिग्गज हैं, बाहुबल में, पैसे में, ठीक है, पहुंच में, पावर में। उन सब प्रत्याशियों को छोड़ करके आपको क्यों चुनेगा लोग? जहाँ तक बात रही बाहुबल की, पहुंच की, और क्या बोले आप, बाहुबल, पहुंच, और क्या बोले, पैसा, पावर, तो जनता जनार्दन, मतलब ये जो जनता मालिक हैं ये अब जागरूक हो चुके हैं। ये किसी के बाहुबली से, किसी के भय से, किसी के लोभ में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देख चुके हैं कि बिहार का क्या दुर्दशा है, नरपतगंज का क्या दुर्दशा है, इन लोगों ने कितना बर्बाद कर दिया है। 60 साल यहाँ पर हैं, 60 साल से कई दल के विधायक भी रहे हैं यहाँ पर,
किसी ने काम नहीं किया है, बर्बाद किया है नरपतगंज को। कैसे कर सकते हैं? सड़कें बनी है, कहाँ बनी है सर? स्कूलों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बीपीएससी के शिक्षक सेवा दे रहे हैं, अच्छा खासा योजना जो है नल जल योजना है, हर घर जल मिल रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, पक्के के घर में लोग रह रहे हैं, और आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, लेकिन क्या पात्र लोगों को मिल रहा है? यहाँ तो अपात्र लोगों को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जियो टैगिंग हो रहा था, इसमें हर एक व्यक्ति से 2,000 घूस लिया गया, तब जाके नाम जोड़ा गया। प्रमाण है, बहुत बड़ा आरोप लगा। प्रमाण है, बिना प्रमाण का नहीं बोलते हैं। बोले ना आपको, कहीं शिकायत क्यों नहीं किए आगे? किए हैं। क्या क्या कार्रवाई हुई है? ये उप विकास आयुक्त महोदया हैं अररिया की, उनको मैंने संज्ञान में दिया मामला। कई आवास सहायक को सस्पेंड किया गया। अंत में क्या कहना चाहेंगे नरपतगंज की विधानसभा की जो जनता है, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास न तो पैसा है, न मैं किसी उद्योगपति, न किसी बाहुबली बाप का बेटा हूँ। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, और हमेशा से, आज से ही नहीं, 2016 से लगातार आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि प्रभात जो है काम करने वाला युवा है, अगर आपके नज़र में लगता है कि ये काम करेगा, यह जो है मेडिकल कॉलेज यहाँ बनवाएगा, या यहाँ पर मक्का भंडारण केंद्र बनवाएगा, या यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज लाएगा, और अन्य कई मुद्दे हैं। मैंने संकल्प पत्र भी जारी किया है। हमारी प्रमुख 21 संकल्प हैं, और उनको मैंने जनता के बीच में पहुंचाया है। देखना चाहे संकल्प पत्र? जी, संकल्प पत्र मैं लोगों के घर घर जाकर दे रहा हूं, और लोगों को समझा भी रहा हूं कि आप, ये मेरा संकल्प पत्र है, आप इसको पढ़िए। जो माताएं बहनें नहीं पढ़ सकते हैं, उनको मेरे जो टीम के सदस्य हैं वो उनको समझाते हैं, सारा चीज़ बताते भी हैं। और मेरा है मतलब कि सबसे पहले तो यहाँ पर शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। मैं अगर विधायक बनता हूँ जनता मालिक का आशीर्वाद से, तो यहाँ पर मैं अपने कोष का 25% राशि जो है शिक्षा पर आवंटित करूँगा। और दूसरा, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनवाऊँगा पहले, उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तब हम यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनवाएंगे एम्स की तर्ज पर। और यहाँ पर लोगों का आस्था रहा है, यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं सत्संग से जुड़े हुए हैं, और लोग का काफ़ी लगाव है। हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही बाबा, जिनका मैं भव्य संतमत सत्संग मंदिर यहाँ बनवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। तो ये थे प्रभात यादव, नरपतगंज विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाने के लिए चले हैं। अब देखना यह होगा कि किस पार्टी से यह टिकट लेके आते हैं और जनता इन पर कितना भरोसा जता पाती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।